हम असेसमेंट ऑफ पर्सनैलिटी के बारे में पढ़ रहे हैं। इससे पिछले वीडियो में हमने सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव मेथड्स ऑफ पर्सनैलिटी के बारे में जाना। अब हम प्रोजेक्टिव मेथड्स ऑफ असेसमेंट ऑफ पर्सनैलिटी के बारे में जानेंगे कि हमारे प्रोजेक्टिव मेथड कौन कौन से होते हैं व्यक्तित्व का विश्लेषण करने के लिए। तो देखिए प्रोजेक्टिव होता क्या है। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि प्रोजेक्टिव का मीनिंग क्या है। अपनी अचेतन चाहों, विचारों, संवेगों, डर या दमित इच्छाएं जो हैं उनको बाह्य वस्तु के साथ जोड़ना। देखिए कोई ना कोई भावनाएं, कोई इच्छा जो अंदर ही अंदर दब के रह जाती हैं और उनकी वजह से कई बार कोई प्रॉब्लम भी हो जाती है, इवन साइकेट्रिस्ट प्रॉब्लम भी हो जाती है, तो उनको किसी बाहरी वस्तु के साथ जब हम जोड़ते हैं तो वो प्रोजेक्टिव मेथड होते हैं। इन प्रोजेक्टिव मेथड में पर्सनैलिटी को समझने का बहुत डीपली इसमें प्रयास किया जाता है। किसी एक पहलू को नहीं बल्कि पूर्ण व्यक्तित्व को, मेनली इसका यही है कि पूर्ण व्यक्तित्व को समझने का प्रयास किया जाता है। कोई एक पहलू नहीं हम इसके अंदर देख रहे। दूसरी जो विधियां थी जो हमने पहले सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव मेथड पढ़े, उसमें क्या होता है चेतन मन का, जो व्यक्ति का कॉन्शियस माइंड है उसकी स्टडी होती है। लेकिन इस विधि में व्यक्तित्व का जो अनकॉन्शियस माइंड है उसका भी ज्ञान प्राप्त किया जाता है। इसमें जो सामग्री प्रस्तुत की जाती है, जो हम यूज कर रहे हैं, जिन सामग्री का यूज करके ये टेस्ट किए जा रहे हैं, वो सब अनस्ट्रक्चर्ड होती हैं। जो मानसिक रोगी होते हैं उनके लिए इन विधियों का ज्यादा प्रयोग किया जाता है। और पर्सनैलिटी के मापन के लिए, व्यक्तित्व के मूल्यांकन के लिए सभी विधियों में से ये वाली विधि जो है काफी विश्वसनीय होती है, वैध होती है, मतलब वैलिड मेथड्स हैं ये टेस्ट करने के लिए पर्सनैलिटी, किसी भी व्यक्ति की पर्सनैलिटी को। और मेनली जो साइकोलॉजिकली प्रॉब्लम से, साइकेट्रिक प्रॉब्लम से जो ज्यादा ग्रसित हैं उनके लिए भी हम कर सकते हैं। अब हम इसमें वन बाय वन देखेंगे हमारे मेथड्स कौन से हैं। रोशार्ड-ज़िंग-ब्लॉड टेस्ट है, थैमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट है, TAT बोलते हैं, CAT सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट है, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट है, फ्री एसोसिएशन टेस्ट, फीचर्स ऑफ हैंडराइटिंग है, स्टोरी टेलिंग और स्टोरी कॉम्पिटिशन टेस्ट है। ये हमारे सारे मेथड्स हैं जो इसके अंदर टेक्निक्स हैं, जो इसके अंदर हमारी प्रोडक्टिव मेथड में है कि कैसे टेस्ट करेंगे। अब सबसे पहले हम इसमें रोशार्ड जो इंक ब्लॉट टेस्ट है हम उसके बारे में पढ़ेंगे। एक एक करके हम इन विधियों पे सारा कुछ डिटेल में देखेंगे। देखिए ये जो रोशार्ड का इंक ब्लॉट टेस्ट है, ये स्विट्जरलैंड के जो मनोचिकित्सक हरमन रोशर थे, उन्होंने 1929 में ये टेस्ट उन्होंने बनाया था। हालांकि काफी छोटी ही उम्र में वो उनकी डेथ हो गई थी, लेकिन ये उनका प्रशिक्षण जो है काफी प्रसिद्ध है। उन्होंने जो मानसिक रूप से असामान्य व्यक्ति थे उनके साथ काम किया और ये अनुभव किया कि उनकी जो प्रतिक्रिया है सामान्य लोगों से बिल्कुल भिन्न होती है। काम ही उन्होंने असामान्य लोगों के साथ किया, तभी टेस्ट डेवलप किया था। और मेनली इस टेस्ट में क्या है 10 कार्ड का यूज किया गया। उन्होंने कुछ कार्ड बनाए थे, तो इन कार्ड में क्या था अनस्ट्रक्चर्ड जो है शाही के धब्बे थे। मतलब क्या है उनके ऊपर इंक डली हुई थी और कोई फिगर नहीं थी उसकी। अनस्ट्रक्चर्ड मतलब ऐसे ही जस्ट डाल देना, जैसे कहते हैं कहीं भी किसी भी तरफ फैले, इस तरह से शाही के डब्बे थे। ये जो 10 कार्ड थे इनमें से 5 कार्ड पर तो बिल्कुल काले रंग की आकृतियां थी, मतलब 5 तो थे वो ब्लैक कार्ड थे, 2 पर काले और लाल, 2 पे मिक्स थे ब्लैक और रेड, और 3 कार्ड पर बहुरंगी आकृतियां जो है वो बनी हुई थी। इस तरह से टोटल 10 कार्ड थे। और ये जो आकृति थी ना, इनका किसी का भी कोई विशेष अर्थ नहीं था, तभी अनस्ट्रक्चर्ड कहा गया। और जिस व्यक्ति का मूल्यांकन करना होता था उन्हें ये जो 10 कार्ड थे एक एक करके दिए जाते थे और उनसे ये पूछा जाता था कि इस आकृति पर आपको क्या नंबर समझ में आ रहा है, आपके लिए क्या हो सकता है, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। मतलब एक व्यक्ति के आगे वो कार्ड रख दिया और उससे पूछा कि आपको इसमें कोई नंबर दिख रहा है, आप इससे क्या समझ रहे हो, क्या समझ में आ रहा है। हर कार्ड को देखने के बाद व्यक्ति जितना भी समय लेना चाहता है उसे उतना समय दे दिया जाता था और वो व्यक्ति उस कार्ड को उलट पुलट करके अलग अलग स्थिति में उसको देख सकता था, समझ सकता था। मतलब व्यक्ति फ्री था कि उसे कितनी भी देर उस कार्ड को देख के समझे। और उसके बाद क्या है, जो परीक्षक था व्यक्ति के विभिन्न पक्षों पर अपने विचार लिखता था। व्यक्ति जिसमें जो देख रहा है, जो अनुमान लगाता है, लिखता रहता है, परीक्षक उसको देखता है और फिर रिजल्ट देता है। जब वो 10 कार्ड के बारे में लिख चुका होता है, मतलब जिसे वो कार्ड दिए जाते हैं जिस पर टेस्ट हो रहा होता है, लिख चुका होता है, फिर दूसरी बात जो है उससे पूछते हैं। और दूसरी बात पूछने के 2 उद्देश्य होते हैं कि पहली बात तो ये देखने योग्य होती है कि व्यक्ति जो है कार्ड के किस भाग से प्रतिक्रिया
उस व्यक्ति को कार्ड मिला, ये देखा गया कि कहाँ से किस तरफ से उसने स्टार्ट किया लिखना बताना। और पूछताछ में व्यक्ति अपने विचार को पूर्ण रूप से समझ सकता है या उसे कुछ और कहने का अवसर दिया जाता है। मतलब क्या है कि व्यक्ति ने अपने बारे में सब बताना है, उसे अवसर दिया जा रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग, टेस्ट के अकॉर्डिंग हम इसमें की परीक्षण की व्याख्या क्या कर सकते हैं कि इसमें कौन कौन सी बातें आई। सबसे पहले तो कंटेंट, विषय वस्तु। इसमें ये देखा जाता है कि व्यक्ति ने कार्ड के किस भाग को, मनुष्य, जानवर, कोई वस्तु या कुछ भी बताया। देखिए जैसे इसकी स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि इसमें कुछ फिगर तो कोई बनी नहीं हुई, बट जो व्यक्ति जिसके ऊपर स्टडी की जा रही है उसके अनकॉन्शियस माइंड की स्टडी करनी है। तो जो उसके दिमाग में बातें चल रही हैं वो उन कार्ड में उन्हीं चीजों को देख रहा है। तो अब उस पिक्चर से उसने क्या देखा ये इसमें टेस्ट किया जाता है। जानवर देखा, मनुष्य देखा, कोई वस्तु देखी, तो वैसे ही परिणाम निकाले। अगर व्यक्ति ने जो इसके ऊपर टेस्ट किया जा रहा है उसने मनुष्य को देखा उस चित्र में, मगर कल्पना धुंधली है, तो इससे उसकी बुद्धि का पता चलता है। और अगर किसी ने जानवर देखा तो इट मीन्स वो कम बुद्धि वाला है। ये रिजल्ट कुछ इस तरह से इन्होंने रोशार्ड ने पहले ही बताए हुए हैं कि बच्चा जो भी व्यक्ति उसके अंदर जो देखेगा उस हिसाब से उसकी पर्सनैलिटी डिफाइन की जाती है। फिर टाइम की बात है, समय का मापन इसमें किया जाता है, किसने कितना टाइम लगाया। 4 तरह से होता है। प्रतिक्रिया का जो माध्यमिक समय है, माध्यमिक प्रतिक्रिया, रिएक्शन टाइम समय और कुल प्रतिक्रिया समय, सारा कुछ देखते हैं कि एकदम रिएक्शन कितनी देर में शुरू किया, रिएक्शन दिया कितनी देर में, टोटल क्या प्रतिक्रियाएं दी, वो सारा कुछ देखा जाता है। इससे क्या है, व्यक्ति के व्यक्तित्व का पता चल रहा है। और यदि व्यक्ति जो है 1.5 मिनट से ज्यादा का टाइम लगा रहा है तो इट मीन्स वो किसी न किसी प्रतिरोध का शिकार है। मतलब एक कार्ड को देखता रहा 1.5 मिनट से ज्यादा का रहेगा, इट मीन्स उसके माइंड में कोई ना कोई बाउंडेशन है, किसी न किसी चीज की वो रुकावट महसूस करता है। फिर हम इसमें देखते हैं लोकेशन, स्थिति का क्या मतलब है कि कार्ड के किस भाग को देखकर व्यक्ति ने प्रतिक्रिया दी। यदि एक भाग को उत्तर दे रहा है, एक ही भाग देख रहा है उत्तर दे, तो ये देखिए किस भाग को देख रहा है। कार्ड की उस समय स्थिति क्या थी, व्याख्या कैसे करी, उसकी समस्या समाधान कई योग्यता का पता चल रहा है या नहीं, पूर्ण कार्ड को देख के प्रतिक्रिया कर रहा है, तो इट मीन्स वो बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी, मतलब पूरा कार्ड देखा फिर रिएक्शन करा तो काफी महत्वाकांक्षी है, सैद्धांतिक बातों में विश्वास रखता है। किसी एक बात को ध्यान में रख के कार्ड कर रहा है तो व्यक्ति को समस्या को सुलझाने की सामान्य शक्ति है, नॉर्मली जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। और जो व्यक्ति कार्ड के छोटे छोटे भागों को देखकर प्रतिक्रिया करता है वो जीवन की छोटी छोटी बातों में फंसा रहता है। मतलब कार्ड के पार्ट से हिसाब लगाया जा रहा है, छोटे छोटे पार्ट कर रहा है तो इट मींस उसके सामने बहुत छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं। तो इस तरह से हम व्याख्या करते हैं। फिर डिटर्मिनेंट्स होते हैं, निर्धारक है। निर्धारक से ये पता लगता है कि क्या प्रतिक्रिया धब्बे के रंग, रूप, ढंग, गति द्वारा निर्धारित की गई है। मतलब रंगदार जो कार्ड है, जो कलरफुल थे, वो संवेगात्मक रूप से उकसाते हैं और इससे बच्चों व्यक्ति की संवेगात्मक शक्ति का पता लगता है। मतलब वो कितने उसके इमोशंस कैसे हैं उस चीज का पता लगता है। रूप और गति से विषय की आंतरिक प्रवृत्तियों का पता लगता है कि इंटरनल उसकी प्रवृत्तियां कैसी हैं, क्या चीज है, वो हमें पता लगता है। फिर मौलिकता आती है। इससे क्या है, हम व्यक्ति की सामान्य और प्रसिद्ध प्रतिक्रियाओं का पता चलता है, कौन सी प्रतिक्रिया मौलिक है और ये जो प्रसिद्ध और मौलिक प्रतिक्रिया है कितनी परसेंटेज है उसकी, तो इससे व्यक्ति के बुद्धि स्तर का मापन किया जाता है। मतलब किस तरह से वो कैसे जवाब दे रहा है, क्या उसके आंसर आ रहे हैं, तो इससे परसेंटेज पता लगता है। तो ये जो परीक्षण था रोशार्ड टेस्ट, इसमें असामान्य व्यक्तियों के मेनली उसकी प्रतिक्रिया का पता लगता है। और क्योंकि इसमें वो व्यक्ति कुछ छुपाने की कोशिश ही नहीं कर रहा, उसे लग ही नहीं रहा कि वो अपने बारे में कुछ लिख रहा है, क्योंकि उसे चित्र दिखाया गया, उसको ये कहा गया जो दिख रहा है वो आप लिखो। वैसे तो ये है कि उसमें कुछ है ही नहीं, लेकिन जिस व्यक्ति पे टेस्ट हो रहा है उसे नहीं पता कि उसमें कुछ नहीं है। जो उसके अनकॉन्शियस माइंड में जो पिक्चर, जो स्टोरी चलती रहती है, जो बातें चलती रहती हैं, लिख वो हो रहा होता है, तो इसलिए उसको ये लगता ही नहीं कि वो अपने बारे में लिखता है। इससे क्या है, व्यक्ति की बुद्धि के बारे में पता चल जाता है। इससे व्यक्ति के सामाजिक, मानसिक, संवेगात्मक पक्ष के रूप में भी ज्ञान मिलता है। छोटे बच्चों पर हम ये टेस्ट नहीं कर सकते, समय और मेहनत तो ज्यादा लगती है, और इवन टेस्ट करने वाला भी काफी कुशल व्यक्तित्व होना चाहिए। जनरली टेस्ट करने वाले भी कम होते हैं जो इतनी पेशेंसली और इस तरह से ये टेस्ट करते हैं। ये तो था हमारा रोशार्ड टेस्ट। नेक्स्ट सिलेक्टिव मेथड है थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट और TAT। मॉर्गन और मुरे ने जो है 1925 में इस टेस्ट का निर्माण किया था। इस परीक्षण
परीक्षण में क्या है 30 चित्र होते हैं। पिछले वाले में 10 थे, इसमें 30 जो है पिक्चर्स होती हैं। 10 तो होते हैं पुरुष के मैन के, 10 स्त्रियों के वुमेन के और 10 में दोनों होते हैं। हर एक व्यक्ति को 20 चित्र दिखाए जाते हैं, कोई से 20 इसमें दिखा दिए जाते हैं और इनको प्रत्येक चित्र पर कोई ना कोई कहानी लिखने के लिए किया जाता है। और इस कहानी से क्या है व्यक्ति की मौलिक कल्पना, ये व्यक्ति सोचता क्या है वो सामने आता है। उसे जस्ट दिखाए गए हैं लेडीज के, जेंट्स के, तो इसमें क्या है उसे क्या है 1 मिनट के लिए चित्र देखना होता है और आगे 3-4 मिनट में कहानी लिखनी होती है। और ये फिर वो जो कहानी लिखता है, जो इंटरप्रिटेशन करता है, उससे इस परीक्षण के प्रकार विश्लेषण और व्याख्या जो है परीक्षक विचार और परीक्षण के उद्देश्य पर निर्भर करती है कि किस उद्देश्य से वो परीक्षण किया गया और सामने वाले ने क्या लिखा। इस तरह से इसमें होती है। और व्याख्या फिर ये होती कैसे है, जब उस सामने वाले व्यक्ति ने वो पिक्चर्स देख के कहानी लिख दी तो क्या होता है, सबसे पहले देखते हैं कहानी का मुख्य पात्र, हीरो ऑफ द स्टोरी, मुख्य पात्र की आवश्यकताएं, नीड्स ऑफ द हीरो, परिणाम क्या आया। अब इसमें क्या टेस्ट किया गया कि ये चीज देखे, उसने जेंट्स और लेडीज की पिक्चर देखी थी व्यक्ति ने, उसके हिसाब से लिखा, तो उस जेंट्स में वो अपने आप को एज्यूम कर रहा है लेकिन उसे पता नहीं। तो इसमें ये देखा जाता है कि हीरो में क्या है, मुख्य पात्र को ढूंढने के लिए क्या क्या देखते हैं, कौन होगा मुख्य पात्र जिसमें वो व्यक्ति सबसे ज्यादा रुचि दिखा रहा है। मतलब जो पेशेंट है, जो लिख रहा है, जिस पात्र में सबसे ज्यादा रुचि दिखा रहा है, इट मीन्स वही उसका हीरो है। उसके साथ लिंग, आयु और पद का मिलान करते हैं कि किस तरह से वो लिख रहा है। फिर अन्य किसी पात्र से अपना संबंधित ज्यादा दिखाए तो हम उस पात्र को भी मुख्य पात्र कहते हैं। मतलब एक से ज्यादा अगर पात्र के साथ वो ज्यादा अटैचमेंट दिखा रहा है तो उसे भी हम मुख्य पात्र कह सकते हैं। दूसरी ओर हम और भी बातें सोच सकते हैं, व्यक्ति अलग अलग विरोधी लिंग का भी हो सकता है, मुख्य पात्र व्यक्ति स्वयं हो सकता है, मुख्य पात्र दो भी हो सकते हैं जो व्यक्ति के दो रूप को प्रदर्शित करते हैं, बताते हैं कि किस तरह से व्यक्ति को हम एक्सप्लेन करें, उसकी पर्सनैलिटी के बारे में बताएं। नेक्स्ट इसके अंदर आते हैं नीड्स। ये जो नीड्स इसमें लिखी कहानी के जो मुख्य पात्र की हैं, विचार और अभिप्रेरणाओं को जाना जाता है और यही जो है अभिप्रेरणा एक शक्ति की तरह होती है, एक पावर मिल रही है कि किस तरह से कोई व्यक्ति काम कर रहा है। और शक्ति क्या है, व्यक्ति के जो मुख्य पात्र हैं कौन कौन सी शक्ति उसमें प्रभाव डाल रही है, ये जानने का प्रयास करते हैं। इसके लिए हम एनवायरमेंट को जानना चाहिए कि एनवायरमेंट ऐसा क्या, और ये वो शक्तियां होती हैं जो व्यक्ति से कुछ ना कुछ मतलब करवाती हैं, लेकिन वो नहीं जो व्यक्ति चाहता है। मतलब उन शक्तियों का हमें इस कहानी लिखने से पता लग रहा है कि किन चीजों से व्यक्ति प्रेशराइज होकर वो गलत काम कर रहा है जो कि वो करना नहीं चाहता है। और परिणाम क्या होते हैं कि ये जानने की मुख्य पात्र का रास्ता आसान है या कठिन है, हमें ये शक्तियां देखनी है कि कौन सी शक्तियों की वजह से वो ऐसा कार्य कर रहा है, तब फिर हम रिजल्ट जो है वो बताते हैं। तो ये था हमारे, ये भी हम छोटे बच्चों पे नहीं कर सकते, टीएटी जो टेस्ट है ये भी व्याख्या करना मुश्किल हो जाता है इन टेस्ट के लिए। अब जो थर्ड हमारा प्रोडक्टिव मेथड है वो सीएटी है, चिल्ड्रन एप्रिसिएशन टेस्ट, बालकों का अंतर्बोध परीक्षण। ये छोटे बच्चों के लिए होता है, जो 3 से 11 वर्ष तक के बच्चे होते हैं उनके व्यक्तित्व का पता लगाने के लिए 1948 में डॉक्टर मेलॉग ने ये किया था। इसमें 10 कार्ड होते हैं जिस पर जानवरों के चित्र बने हुए होते हैं, क्योंकि ये बच्चों के लिए बना हुआ है तो इसमें जानवरों के उन्होंने चित्र बनाए थे। और जानवरों को देखकर, इन चित्रों को देखकर बच्चों को कहानी लिखने के लिए कहा जाता है और फिर बच्चा अपनी भावनाएं, इच्छा, रुचियों इत्यादि को लिखकर इसमें बताता है। जो बच्चा इस कार्य को शौक से पूरा करता है, जो इसका पूरा लिखा, तो निम्न बातों के आधार पर हम उनका पर्सनैलिटी टेस्ट कर लेते हैं। जैसे कहानी के नायक का व्यक्तित्व कैसा है, मतलब जो उसमें उन्होंने हीरो बनाया वो पर्सनैलिटी कैसे है, कहानी की भाषा शैली कैसी है, इस भाषा में किस तरह से लिखी गई, कहानी का आधार क्या है, किस बेस पर लिखा गया, कहानी में बच्चे ने किन वस्तुओं को शामिल कर लिया, किस किस को छोड़ा, कहानी का अंत कैसा था, सुखद अथवा दुखद, बच्चे की चिंता या परेशानी। मतलब क्या है, कहानी लिखते लिखते ना बच्चा अपने इमोशंस, अपनी जो दबी हुई भावनाएं है वो लिख जाता है। तो इससे बच्चे की पर्सनैलिटी का हमें पता लगता है। इससे हम बच्चों के व्यक्तित्व का मूल्यांकन कर सकते हैं और काफी इसमें भी अनुभवीशील व्यक्ति की हमें आवश्यकता होती है। नेक्स्ट प्रोडक्टिव मेथड हमारा आता है वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। ये सिंपल टेस्ट है। इसमें क्या है, लगभग 50 से लेकर 100 परीक्षार्थियों के आगे ये वर्ड बोले जाते हैं। इसमें क्या करना होता है कि जिसका हमने परीक्षण लेना है उसके सामने
है, उसको बहुत ज्यादा समय नहीं दिया जाता सोचने का, जस्ट वर्ड बोला उसे एकदम रिस्पॉन्स करना होता है, और जैसे ही वो रिस्पॉन्स करता है जो टेस्ट लेने वाला है उनके उत्तर को नोट करता चला जाता है। और ये जो बालक और व्यक्ति के द्वारा बोले हुए जो प्रति उत्तर होते हैं ये उसकी पर्सनैलिटी के मूल्यांकन में बहुत कार्य करते हैं। और ये जो सब सहचर्या होता है मतलब वर्ड एसोसिएशन होता है, इसके लिए जूंग, मिल और कैंट ने काफी वर्ड लिस्ट बनाई हुई हैं जो कि काफी प्रसिद्ध हैं। मतलब वर्ड्स कौन से बोलने हैं एक व्यक्ति के पर्सनैलिटी का टेस्ट करने के लिए, उन वर्ड की लिस्ट भी इन मनोवैज्ञानिकों ने जूंग, मिल और कैंट ने पहले ही प्रोवाइड करवा दी है। फिर है वाक्य पूर्ति या कहानी पूर्ति परीक्षण। इसमें भी ये भी बिल्कुल बच्चों के लिए है, सिंपल होता है। इसमें कुछ अधूरे वाक्य या अधूरी कहानियां बालक के सामने प्रस्तुत की जाती हैं। इसको अधूरे वाक्यों को या कहानियों को बच्चा जो है अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कंप्लीट कर देता है। मतलब आधा अधूरा सा वाक्य दिया, बच्चे के माइंड में जो भी बात आई वो उसको लगा के उसको पूरा कर देता है, तो इससे व्यक्तित्व का मूल्यांकन हो जाता है। फिर आता है हमारा प्ले मेथड, खेल विधि। ये भी बच्चों की पर्सनैलिटी का हमने मापन के लिए, असेसमेंट के लिए ये होता है। इसमें क्या होता है बच्चों को एक विशेष प्रकार के मतलब पहले ही एक रूम तैयार किया होता है और उसमें काफी सारे खिलौने उसमें रख दिए जाते हैं। उस टाइम के लिए बच्चों को फ्रीली अपनी इच्छा से उन कमरे में किन्हीं भी खिलौनों से खेलने के लिए छोड़ दिया जाता है। बच्चे अब पहले तो ये देखते हैं टेस्ट करते हुए कि बच्चा किसी फ्रेंड के साथ खेल रहा है और किस तरह के खिलौनों का यूज कर रहा है। इसमें क्या है, खेल के दौरान अपने तनाव, आंतरिक भावनाएं, इच्छाएं, गुस्सा, विरसाव आदि इन सब को प्रकट करता है। बालक जो है खिलौनों के द्वारा माध्यम से किए गए जो उसके व्यवहार हैं, मतलब खिलौनों में वो अपना गुस्सा निकाल रहा है, उसके साथ खेल रहा है, हर तरह के खिलौने हैं। पहले तो ये देखा जाता है कि वो चूज कौन से कर रहा है और किस तरह से रिएक्शन कर रहा है। इससे भी बच्चे की पर्सनैलिटी का असेसमेंट होता है। नेक्स्ट आता है चित्र भावनाशा टेस्ट है, पिक्चर फ्रस्ट्रेशन टेस्ट है। ये 1942 में रोजनविंग ने इन मनोवैज्ञानिकों ने ये टेस्ट बनाया था। इसमें क्या होता है 24 कार्टून्स उन्होंने इसमें बनाए हुए हैं और हर कार्टून में 2-2 चित्र हैं। मतलब 24 टोटल कार्टून है, हर कार्टून में 2 इकट्ठे बनाए हुए हैं। इसमें क्या है, एक चित्र में तो कुछ कथन है और दूसरे कथन के लिए डैश दिया हुआ है। मतलब 2 चित्र हैं, 2 कथन लिखे हुए हैं, तो एक लिखा हुआ है और दूसरा खाली छोड़ा हुआ है और उस परीक्षार्थी ने खाली करना है। तो इस फिलिंग द ब्लैंक्स को भरने के लिए परीक्षार्थी जो भी व्याख्या करेगा, मतलब जिस भी तरह से वो उसको कंप्लीट करेगा, वो उसकी पर्सनैलिटी का असेसमेंट होगा। मतलब जो भी रिएक्शन उसका आएगा वो उसकी पर्सनैलिटी को बताएगा। फिर लिखाई से संबंधित विशेषताएं होती है, फीचर्स ऑफ हैंडराइटिंग है। देखिए हर व्यक्ति की जो अपनी हैंडराइटिंग है वो भी उसकी पर्सनैलिटी को दर्शाती है, पर राइटिंग से हमें पता लगता है कि वो जो है एक रूपता है, गति है, दबाव, निरंतरता, ये सब है या नहीं है। देखो कई बार लोग जैसे हम जल्दी जल्दी में लिख देते हैं, नेचुरली बात है, जो उसे देखेगा उसे पता था बड़ी जल्दी में काम किया हुआ है आपने, वो किस बात की आपको जल्दी थी, या उल्टा सीधा लिखा हुआ है किस गुस्से में आपने काम कर दिया, जबरदस्ती करवाया गया। तो इस तरह से ये राइटिंग भी हमारी पर्सनैलिटी का मापक होता है। तो हैंडराइटिंग से भी हम एक व्यक्ति की पर्सनैलिटी जान सकते हैं। फिर है मोज़ेक टेस्ट जो है, मोज़ेक टेस्ट में इसमें क्या है, लकड़ी के अलग अलग शेप के वुडन जो है 465 पीसेस इस टेस्ट में दिए हुए हैं और ये कलरफुल भी हैं और बच्चों को कोई भी आकृति बना देने के लिए कहा जाता है। वो इस तरह के दिए हुए हैं वुडन पार्ट्स की बच्चा उससे कोई भी आकृति बना सकता है और इन रंगीन टुकड़ों की सहायता से वो बच्चा या व्यक्ति जो भी आकृति बना लेता है उसी से उसकी पर्सनैलिटी से रिलेटेड हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि उस व्यक्ति ने क्या पिक्चर या क्या एक जो फिगर है उन वुडन पार्ट से बनाई। फिर वर्ड टेस्ट है, वर्ड टेस्ट जो बनाया हुआ है ये 1939 में लावेनफेल्ड ने बनाया था। इस परीक्षण में क्या है 150 जो है छोटी-छोटी कुछ चीजें हैं जिन्हें मिलाकर अलग अलग वस्तुएं जैसे हम बना सकते हैं, चाहे मकान बना लें, चाहे चिड़ियाघर, खेत, गांव, मतलब इसके अंदर इस तरह से चीजें रखी हुई हैं कि कोई भी, जैसे आजकल बच्चों के काफी सारे टॉयज आते हैं, ऐसे ही टेस्ट में है कि इनको मिला के वो कुछ भी बना सकता है। बच्चों के लिए बनाया गया है और कुछ चीजें बनाने के लिए इसमें बच्चों को 20 मिनट का समय दिया जाता है कि वो किस तरह से और जिस भी प्रकार की जो भी वस्तु बच्चा बनाता है उसकी वैसे ही पर्सनैलिटी हम डिफाइन कर सकते हैं कि बच्चा किस तरह की
होती है। इसमें क्या है, बच्चों को ये है, आपके मन में जो भी आ रहा है आप बोल सकते हैं, मतलब आपको कुछ भी नहीं कहा जाएगा, आप कुछ भी बोलने के लिए फ्री हैं। ये स्वतंत्र अभिव्यक्ति है ना, कि आपने किसी भी टॉपिक पे वो भी बोलना है, तो बच्चा जो बोलेगा नेचुरली बात है वो उसकी पर्सनैलिटी का असेसमेंट होगा, उसकी पर्सनैलिटी को बताएगा कि किस तरह की उसकी सोच है, क्या वो कार्य कर सकता है। फिर है इसमें ड्राइंग, पेंटिंग और स्कल्पचर है। इसमें ये जो ड्राइंग मूर्ति कला होती है, इसमें भी व्यक्ति के कई पक्षों का ज्ञान होता है कि व्यक्ति जो है, जो बच्चा है, किस तरह की ड्राइंग कर रहा है, कैसी मूर्ति बनाता है, कैसी पेंटिंग करता है। इसमें क्या है, बच्चे अपने इमोशंस को जो है कार्ड पे, चार्ट पे, जहां भी वो पिक्चर बना रहे हैं अपनी ड्राइंग फाइल में उतारते हैं, तो बच्चे के संवेगात्मक विकास का पता लगता है। ड्राइंग जो है ये बच्चे के तनाव का ज्ञान भी उससे हो सकता है, कि अपनी सारी इच्छाएं, तनाव जो है वो उसके थ्रू दिखा रहा है। और मिट्टी की मूर्ति बनाते समय भी व्यक्ति जो है अपनी मेनली पर्सनैलिटी का, व्यक्तित्व का बच्चे अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, कि वो क्या सोचता है, जो हर समय नेचुरली बात है, जो माइंड में चलेगा वो वैसी ही मूर्ति बनाएगा। तो इससे भी बच्चे की पर्सनैलिटी का पता लगता है। लास्ट है हमारा स्टोरी टेलिंग है, स्टोरी कंप्लीशन टेस्ट, कहानी कहने और कहानी पूर्ति की परीक्षा। कोई भी खेल करवाया बच्चे से, बच्चों की एक्टिविटी करवाई, खेल में नाटक के भाग देकर, कि बच्चों को एक पर्सनैलिटी इस तरह से आपने ये पार्ट अदा करना है, तो बच्चे के हम पक्ष को पहचान सकते हैं। बच्चे जब उसको भूमिका निभाते हैं, अन्य पात्रों के प्रति उनकी क्या भावनाएं हैं, क्या सोचते हैं, ये सब भी हमें पता लग जाता है। मतलब या तो बच्चों को कोई कहानी सुनाने के लिए कहा जाए, या कोई अधूरी कहानी लिख दी, बच्चे उसे पूरा करें। तो जब वो पूरा कर रहे हैं, नेचुरली बात है, वो किसी ना किसी पात्र की वहां पे व्याख्या कर रहे हैं, कोई ना कोई एक रोल प्ले कर रहे हैं, तो वो रोल प्ले करने से भी बच्चे की पर्सनैलिटी का पता लगता है। तो स्टूडेंट्स, ये थे सारे हमारे प्रोजेक्टिव मेथड। उम्मीद करती हूँ आपको ये आज का टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।